नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति का मामला केस दर्ज करने की अनुमति देने का फैसला, बाकी विपक्ष ने साधा निशाना। नौ सितंबर को कांग्रेस करेगी डीएम कार्यालयों का घेराव, बीजेपी सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ होगा विरोध प्रदर्शन, पूर्व विधायक ने की बैठक। देहरादून में मनाया 14वीं बटालियन गढ़वाल राइफल्स का 49वां स्थापना दिवस, मंत्री गणेश जोशी ने प्रदीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ, पूर्व सैनिकों का भी किया सम्मान। रुड़की में आधी रात छोटी खिड़की से परोसी जा रही शराब माफियाओं को नहीं डर, पुलिस का ओवर रेटिंग भी ले रहे आबकारी विभाग की आंखें बंद। हरियाणा के गुरुग्राम का एक सैलानी ऋषिकेश के दयानंद गंगा नदी में बहा, एसडीआरएफ की टीम ने चलाया तलाशी अभियान। खबर विस्तार से। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर इन दिनों आय से अधिक संपत्ति के मामले में विपक्ष के नेता हमलावर हैं। इस मामले में धामी कैबिनेट को गणेश जोशी के खिलाफ केस दर्ज करने की अनुमति देने का फैसला लिया जाना है। इसको लेकर जहां विपक्ष सरकार पर हमलावर है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी पिछले दिनों सरकार से अपना पराया छोड़कर नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही। अब इस मामले में गणेश जोशी ने बयान दिया है और उन्होंने कहा कि जब भी मेरे खिलाफ इस तरह के कोई आरोप लगते हैं तो इसका मुझे फायदा होता है। गणेश जोशी ने पूर्व में 2016 में अपने ऊपर शक्तिमान घटना का जिक्र करते हुए कहा कि उस वक्त भी मेरे ऊपर आरोप लगे थे और इसका मुझे फायदा हुआ। दस सितंबर को प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा पार्टी मुख्यालय में बड़ी बैठक करेंगे। वहीं पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन और प्रशासन मथुरा दत्त जोशी ने जानकारी दी, बताया कि सह प्रभारी का 10 सितंबर को कांग्रेस मुख्यालय में आगमन होगा। इसके बाद वो कई विषयों पर बड़ी बैठकें करेंगे, जिसमें निकाय चुनाव से संबंधित चर्चा भी की जाएगी। इसके अलावा केदारनाथ उपचुनाव को लेकर भी बैठक में विस्तार से चर्चा की जाएगी। देखिए, 10 तारीख को समन्वय समिति की बैठक है। उस बैठक में केंद्रीय हमारे जो सह प्रभारी हैं, नवनियुक्त सह प्रभारी श्री सुरेंद्र शर्मा जी भी सम्मिलित होंगे और प्रभारी महोदया वर्चुअली उसमें जुड़ेंगी जूम के माध्यम से। उस बैठक में हमारे सारे वरिष्ठ नेतागण हैं, समन्वय समिति के सारे सदस्य हैं और बैठक में विभिन्न मुद्दों पर स्थानीय निकाय का चुनाव है, गणेश जोशी जी वाला प्रकरण है, आरएसएस की बैठकों में या जो सुबह शाखाएं लगती हैं उनमें सरकारी कर्मचारियों को की जो पाबंदी थी उसको हटाना है और केदारनाथ उपचुनाव है। इन बिंदुओं पर महत्वपूर्ण चर्चा होने की संभावना है और हमने सारे मेंबरान को इस बात के लिए सूचित किया है और उसके बाद केदारनाथ उपचुनाव, निकाय चुनाव की तैयारी के लिए हम पर्यवेक्षकों की घोषणा करेंगे। उत्तराखंड में खाली हुई केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं। बीजेपी ने उपचुनाव के लिए मंत्रियों का मंडल वाइज प्रभार दे रखा है, तो वहीं कांग्रेस भी अपनी जमीनी कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव की तैयारी में लगी हुई है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि कल केदारनाथ विधानसभा में जाएंगे और वहां एक मीटिंग करेंगे। उन्होंने कहा, केदारनाथ धाम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत काम किया है, उन्हें पूरा विश्वास है उनके कामों को जनता अपना समर्थन जरूर देगी। देखिए, केदारनाथ सीट पर चुनाव होने वाले हैं और सभी मंत्रियों को वहां पर एक एक मंडल दिया है, मुझे भी एक मंडल दिया गया है। कल 11 बजे उसकी बैठक है। इस प्रकार से हम अपनी रणनीति बनाएं।
उन विषयों पर चर्चा होगी। हमारे संगठन मंत्री जी वहाँ पर होंगे और हमारा पूरा लक्ष्य वो है, क्योंकि हमारी परंपरागत सीट है। और मोदी जी ने जितना केदारनाथ के लिए किया है, आज केदारनाथ को आपदा के बाद सजाने संवारने का काम अगर किया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उन्हीं के पचन्ने पर चलते हुए माननीय धामी जी भी लगातार, अभी देखो आपदा हुई थी उसके तुरंत बाद मौके पर पहुंच गए थे। हम उसको संवारने का काम कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस चुनाव को बड़ी गंभीरता से लड़ेगी और बड़ी शिद्दत से लड़ेगी। जिस तरीके से हमने बद्रीनाथ और मंगलौर का चुनाव लड़ा है, हम उसी पैटर्न में इस चुनाव को भी लड़ेंगे। वहाँ हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर पर कार्यकर्ता होंगे और मंडल स्तर पर कार्यकर्ताओं की ड्यूटी रहेगी, सेक्टर लेवल पर कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगेगी, न्याय पंचायत स्तर पर वरिष्ठ नेताओं की ड्यूटी लगेगी और चुनाव पूरी ताकत से लड़ा जाएगा। और निश्चित रूप से जिस तरीके से श्री केदारनाथ की जनता ने कांग्रेस को आशीर्वाद दिया, हमारा विश्वास है कि श्री केदारनाथ की जनता भी कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद देंगे और हमारा उम्मीदवार विजयी होगा। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने रविवार को बद्रीनाथ पहुंचकर मास्टर प्लान के अंतर्गत संचालित निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बद्री विशाल के दर्शन करते हुए यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। जिलाधिकारी ने पीआईयू के अधिकारियों से बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के अंतर्गत संचालित सभी प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने शेषनेत्र और बद्रीश झील लूप रोड, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, सिविक एम्यूनिटी सेंटर, अराइवल प्लाजा, ISBT हॉस्पिटल एक्सटेंशन सहित मंदिर सौंदर्यीकरण कार्यों का निरीक्षण भी किया। चमोली में नवनियुक्त जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने शनिवार को कार्यालय पहुंचकर विधिवत रूप से अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। नवनियुक्त जिलाधिकारी के पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर और पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। इसके बाद जिलाधिकारी ने जिला कोषागार का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी संदीप तिवारी 2017 यूके बैच के IAS अधिकारी हैं। इससे पूर्व वे कुमाऊं मंडल विकास निगम के प्रबंधक निदेशक और नैनीताल जिले में मुख्य विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत रहे। प्रदेश में महिलाओं के साथ बढ़ रहे अपराधों, भ्रष्टाचारों और भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ सोमवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी उधम सिंह नगर के DM कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन करेगी, जिसको लेकर रविवार को कांग्रेस कार्यालय रामनगर में पूर्व विधायक रणजीत रावत ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। रणजीत रावत ने प्रदेश में महिलाओं के साथ बढ़ रही अपराधों, भ्रष्टाचारी भाजपा की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन की रणनीति पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उधम सिंह नगर के DM कार्यालय का घेराव करने का निर्णय लिया है, जिसे सफल बनाने को ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को रुद्रपुर आने का आह्वान किया। महिला उत्पीड़न और उसमें भी भाजपाइयों की ज़्यादातर भागीदारी पर कांग्रेस कल 9 सितंबर को रुद्रपुर कलेक्ट्रेट पे घेराव और प्रदर्शन करने जा रही है। उसके तैयारी के लिए यहाँ से लोग कैसे और किस समय जाएंगे उसके लिए बैठक बुलाई गई थी। और बैठक में हमारे मोहम्मद कयूम जी और उनके सैकड़ों साथियों ने जो है कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है, देश की मूल धारा में अपनी वापसी की है। ये पुराने जन्मजात कांग्रेसी हैं, किसी वजह से जो है थोड़ा दाएं बाएं हो गए थे तो पुनः घर वापसी हम इसको कहेंगे हुई है। और निश्चित रूप से उनके आने से कांग्रेस मजबूत होगी। जिन अपेक्षाओं, जिन सपनों की पूर्ति के लिए उन्होंने राष्ट्र की मुख्यधारा कांग्रेस का दामन थामा है, हम प्राण से उसकी पूर्ति करने का काम करेंगे। चमोली के नीति मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग लाता गांव के पास में यातायात सुचारू हो गया है। कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार 2 दिनों के बाद नीति मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग लाता गांव के पास में खुला है। सड़क मार्ग खुलने से स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। बता दें कि 2 दिनों तक लगातार राष्ट्रीय राजमार्ग नीति मलारी बाधित रहा।
उत्तराखंड में बढ़ते महिला अपराधों के खिलाफ युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष सुमित लोहनी के नेतृत्व में भावभीनीगंज स्थित रामलीला मैदान से नगर में केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ युवा आक्रोश रैली निकालते हुए नाराजगी व्यक्त की। जिला अध्यक्ष सुमित लोहनी आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि देश और उत्तराखंड में आज महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। लगातार कहीं न कहीं महिलाओं की बलात्कार कर निर्मम हत्या कर दी जा रही है, लेकिन सरकार इन घटनाओं में लिप्त अपराधी को गिरफ्तार कर पा रही है और न ही उन्हें कठोर सजा मिल पा रही है। पूरे देश में आप देख रहे होंगे महिला अपराध बढ़ते हुए जा रहा है। दिन प्रतिदिन आपको महिलाओं के प्रति घटना सुनाई दे रही है। कभी कहीं पर किसी बहन के साथ गलत अत्याचार हो रहा है। आपने सबसे बड़ी घटना हमारे देश में कलकत्ता में डॉक्टर मोमिता के साथ भी उनका बलात्कार करके मार दिया गया। उसके बाद हमारी बहन में रुद्रपुर में रेप करके उसको मौत के घाट उतार दिया गया। ऐसे तमाम ऐसे अपराध आए दिन सुनते जा रहे हैं और हमारी बहनें खतरे में, जिसके लिए हमने आज युवाओं को जागरूक करते हुए एक युवा आक्रोश रैली निकाली है और ऐसे जो बलात्कारी करने वाले लोग हैं इनके खिलाफ सरकार से मांग करी है कि 10 दिन के भीतर एक ऐसा कानून लाया जाए कि 10 दिन के भीतर इनको फांसी की सजा मिले। उत्तराखंड के साथ ही देश में लगातार महिला अपराधों की घटना में हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ रविवार को युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रामनगर में सरकार के खिलाफ युवा आक्रोश रैली का आयोजन किया। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुमित लोहनी के नेतृत्व में कार्यकर्ता भवानीगंज स्थित रामलीला परिसर में एकत्रित हुए, जहाँ तमाम युवा कार्यकर्ताओं के साथ ही तमाम महिलाएं उसमें युवा आक्रोश रैली में शामिल हुई और पूरे नगर में इस रैली का आयोजन किया गया। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुमित लोहनी ने बताया कि देश और उत्तराखंड में जिस प्रकार महिलाओं की बलात्कार के बाद हत्या की जा रही है या महिलाओं का उत्पीड़न किया जा रहा है, लेकिन सरकार महिलाओं की जो जिस प्रकार की घटनाएं महिलाओं के साथ घट रही है उसे रोक पाने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड और देश में जिस प्रकार महिलाओं की बलात्कार कर हत्या की गई है या महिलाओं के साथ अन्य अपराध घटित किए जा रहे हैं, इसको रोकने के लिए तत्काल जो इसमें शामिल आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की जाए। और उन्होंने कहा उत्तराखंड सरकार से मांग की है कि 10 दिन के भीतर सरकार ऐसा कानून बनाए जिसमें हमारे उत्तराखंड की माँ और बहनें सुरक्षित रहें। और उन्होंने कहा यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो युवा कांग्रेस सरकार के खिलाफ उत्तराखंड में एक बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार होगी। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जन टीवी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। प्रगतिशील सांस्कृतिक पर्वतीय समिति पैठ पड़ाव के तत्वाधान में पिछले 1974 से लगभग 50 वर्षों से भी ज़्यादा समय से कुमाऊनी शैली में रामलीला का मंचन होता आ रहा है, लेकिन इस वर्ष लगता नहीं कि अब रामलीला का मंचन हो पाएगा, क्योंकि 2 गुटों की आपसी लड़ाई एसडीएम कोर्ट पहुंची, जहां अग्रिम आदेशों तक समिति में किसी भी प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगा दी गई। साथ ही रामलीला और अन्य तालीम वाले कक्षों में ताले लगा दिए गए। एसडीएम के निर्देश पर रामलीला मंचन के संचालन पर रोक लगाते हुए समिति पर ताला लगा दिया है। साथ ही अभी समिति के नाम पर कोई भी सदस्य चंदा भी नहीं वसूल सकता। द्वितीय पक्ष या प्रथम पक्ष, कुछ लोग ऐसे हैं जो समिति को काफ़ी लंबे समय से चला रहे हैं, लेकिन उनके क्रियाकलापों पर आम सदस्यों द्वारा, आम जनमानस द्वारा कई बार टिप्पणियाँ उठाई गई और कई बार बैठकें हुई, जिनका परिणाम ये निकला कि सबकी राय एक ये थी कि नई समिति का गठन किया जाए, चुनावी प्रक्रिया पूरी की जाए और उसके अंतर्गत सारे क्रियाकलाप समिति के द्वारा किए जाए। इसके चलते हुए बीच में किसी पार्टी द्वारा एक यहाँ कोर्ट में अपनी तरफ से एक स्टे भी लगाया गया था। जो है सोसाइटी चिट फंड उपनिबंधक ने कहा कि जब तक कि इस विवाद का निस्तारण नहीं हो जाता तब तक अग्रेतर कोई भी गतिविधि न संचालित की जाए। ये लेटर भी अध्यक्ष और मंत्री को लिखा। इसका मतलब ये है कि अध्यक्ष और मंत्री कल 8 तारीख को भी वो हमें कहते हैं, यानी हमारी प्रबंध कार्यकारिणी को वो प्रबंध कार्यकारिणी मानते हैं और ये कहते हैं कि आप ये सुनिश्चित करिए कि यहाँ पर कोई भी गतिविधि न हो। देहरादून के बालावाला स्थित वेंडिंग पॉइंट में 14वीं बटालियन गढ़वाल राइफल्स का 49वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले
वीर शहीदों को मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने वीर नारियों एवं वीरता पदक प्राप्त पूर्व सैनिकों को भी सम्मानित किया। इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने बटालियन के पूर्व सैनिकों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। मैं 13 नवंबर 1976 को मैंने आर्मी में भर्ती हुआ था और अगस्त 77 में मैंने एक सैनिक के रूप में 14 गढ़वाल राइफल में अपनी सैनिक यात्रा शुरू की और आज इसका 49वां स्थापना दिवस है और हर वर्ष इस कार्यक्रम को हम मनाते हैं क्योंकि मैं आज जहां हूं कहीं भी हूं, मेरी सैनिक पृष्ठभूमि की बहुत बड़ी इसमें भूमिका है और मैं हर मंच पे ये कहता हूं कि अगर मैं फौज का गढ़वाल राइफल का सिपाही नहीं होता तो मैं आज विधायक भी नहीं होता और मंत्री भी नहीं होता। और क्योंकि इस कार्यक्रम में वीर नारियों जो युद्ध पदक जो हमारे विजेता है सैनिकों और सभी वरिष्ठ जो हमारे पूर्व सैनिक साथी हैं उनको भी सम्मानित किया जाएगा। शराब माफिया रात को छूटी खिड़की से शराब बेचने का काला खेल जारी है। रुड़की में ऐसी शराब की दुकानें हैं जहां रात को दुकान बंद होते ही छोटी खिड़की खुल जाती है और ओवर रेटिंग में शराब को बेचा जाता है। आबकारी विभाग को लाखों रुपए का चूना लगाया जाता है। सारे नियम कायदों को ताक पर रखकर शराब को बेचा जा रहा है। प्रशासन की मुस्तैदी के दावों के बीच शराब ठेकों पर धड़ल्ले से रात दिन शराब बेची जा रही है। प्रशासन भी शराब ठेकेदारों पर नकेल नहीं डाल सका है। शराब ठेकेदार रात भर शराब बेचकर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कारिंदा ही रात में शराब बिक्री की सबसे अहम कड़ी है। ये ऐसा ना बार बार शिकायत मिली थी, कुछ लोग यहाँ पर होटल ढाबे इनमें शराब बैठ के शराब पिला रहे थे और ये शराब ठेके के बाहर लोग मतलब गलत रूप से शराब पीते। तो आज वहाँ अभियान चलाया गया, लगातार अभियान चलता है। तो आज हमने वहाँ लगभग 30 लोग हमको मिले हैं, उनको लाया, उनके खिलाफ विधि कार्रवाई की जा रही है। सर इस तरह की कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी? लगातार कंटिन्यू होती रही है और होती है, होती आई है, होती रहेगी ऐसी। अच्छा सर, कुछ लोग जैसे ढाबे वगैरह खोलते हैं उसमें शराब पिला रहे हैं, उन लोगों के विरुद्ध उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। जो होटल ढाबे के मालिक है उनके खिलाफ विधि कार्रवाई की जा रही है। सर फिलहाल मालवीय चौक से भी हम आ रहे थे तो मालवीय चौक पे फिलहाल भी छोटी खिड़की खुली हुई थी। उसको हम एक बार हम चेक करा रहे हैं। इस संबंध जो आबकारी इंस्पेक्टर है उसको हम मतलब उसको रिपोर्ट देंगे बना के। रुड़की कोतवाली गंगनहर गौशाला तिराहे के पास एटीएम में चोरी करते हुए 2 व्यक्तियों को पकड़ने की पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों व्यक्तियों से पूछताछ की, जिसके पास से लोहे की अलग अलग रंगों की कुल 7 पट्टियां जिन पर डबल साइड टेप लगी हुई 2000 नकदी बरामद हुई। वहीं दूसरे व्यक्ति एक डबल साइड टेप का रोल और 1000 नकदी बरामद हुई। गंगनहर क्षेत्र अंतर्गत गौशाला चाऊ मंडी के पास एटीएम के अंदर 2 व्यक्तियों के द्वारा चोरी करते हुए पाए जाने की सूचना पर गंगनहर की पुलिस टीम के द्वारा जानकारी की गई। तो 2 अभियुक्तों अफरोज आलम पुत्र नौशाद आलम निवासी मुजफ्फरपुर बिहार, हाल निवासी ट्रॉनिका सिटी गाजियाबाद, और आरिफ पुत्र ताहिर निवासी ट्रॉनिका सिटी गाजियाबाद के द्वारा एटीएम मशीन से रुपए निकलने वाले स्लॉट पर लोहे की पट्टियां लगाकर रुपयों को रोक देना और जब व्यक्ति वहां से चला जाता है तो उसके बाद उन पैसों को निकाल लेने की स्वीकारोक्ति की गई। इस संबंध में अंतर्गत धारा 318, 303, 62 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत करते हुए और उनके पास से बरामद रुपये बरामद करते हुए उन दोनों अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय किया गया है। हरियाणा के गुरुग्राम का एक पर्यटक रविवार को ऋषिकेश के दयानंद घाट पर गंगा नदी में बह गया। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने गंगा में तलाशी अभियान चलाया, लेकिन व्यक्ति का पता नहीं चल सका। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह घटना थाना मुनी की रेती के अंतर्गत शीशम झाड़ी स्थित स्वामी दयानंद घाट पर हुई। लापता व्यक्ति कथित तौर पर 4 अन्य साथियों के साथ नदी में गया था। पुलिस ने बताया कि लापता व्यक्ति की पहचान श्रीनिवासन गोपालन वरदान राजन के रूप में हुई।
नगर निगम देहरादून की ओर से सरस्वती विहार में विशेष स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में फॉगिंग कराने के साथ ही क्षेत्र में लोगों को डेंगू के प्रति जागरूक भी किया गया। तो वहीं मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि नगर निगम की ओर से जगह जगह विशेष स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके तहत स्वच्छता के साथ ही लोगों को डेंगू के प्रति जागरूक करना है। गांधी जी की जयंती है, उसके उपलक्ष्य में जो है विशेष स्वच्छता अभियान जो पखवाड़ा किया जाना है, उसी के क्रम में आज माननीय शहरी विकास मंत्री जी के द्वारा जो है इसकी अभियान की एक औपचारिक उन्होंने अपनी तरफ से एक संकेत दिया है स्वच्छता के प्रति, जिसमें जो हम लोगों ने जो है आजमपुर की तरफ जो है माता मंदिर रोड पे जो हमारी सोसाइटीज़ हैं उस पर विशेष अभियान चला रहे हैं और साथ ही साथ स्वच्छता के अतिरिक्त जो है लोगों को फॉगिंग लार्विसाइडल का छिड़काव भी करवा रहे हैं लोगों की मांग पर और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि किस तरह जो है इस समय डेंगू के चूँकि सीजन आ रहा है तो उसके प्रति जो है सजग रहें। हरिद्वार में दिन दहाड़े ज्वेलर्स की दुकान पर हुई करोड़ों रुपए की डकैती के बाद जिले के सभी सराफा व्यापारियों में रोष देखने को मिल रहा है। रुड़की में सराफा एसोसिएशन और व्यापार मंडल के बैनर तले नगर के समस्त सराफा व्यापारियों ने सब्जी मंडी चौक से महाराणा प्रताप चौक तक रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। लगभग एक सप्ताह पहले हरिद्वार के रानीपुर मोड़ स्थित श्री बालाजी ज्वेलर्स में दिन दहाड़े बदमाशों ने करोड़ों रुपए की डकैती की घटना को अंजाम दिया था। ये सुरक्षा के विषय में निकाली गई। जितने हमारे सर्राफ हैं वो असुरक्षित है। आए दिन जो वारदात होती है वो सर्राफों की यहाँ ज्यादा होती है और एक ही समय में उन्हें लूट लिया जाता है और उसका कोई भी खुलासा नहीं हो सकता है। इसमें हमारा शासन प्रशासन, राज्य सरकार, केंद्र सरकार कोई भी सहयोग नहीं करती। आज तक जितनी भी डकैतियां हुई हैं कोई भी खुलासा नहीं है और अगर किसी भी किस्मत से कोई खुल भी गई तो उसमें कोई भी उपलब्धि नहीं हो पाती। जितनी भी उपलब्धि, जितना भी व्यापारी का नुकसान हुआ है उसमें शेष 1 या 2% बता के ये कह दिया जाता है कि वो लोग जो है गायब हो गए और उन्होंने हमें बिल्कुल भी प्राप्त नहीं किया। ये हमारी निष्क्रियता है प्रशासन की, हमारे शासन की निष्क्रियता है जो कि नहीं होनी चाहिए। यदि कोई पकड़ा जाता है तो उसे पूर्ण रूप से सहयोग मिलना चाहिए और सर्राफों को सुरक्षा प्रदान होनी चाहिए। हरिद्वार में एक बहुत बड़ी घटना हुई और उस लूट हुई थी, डकैती हुई थी दिन दिहाड़े और उसमें सभी जितना भी व्यापारी वर्ग है उसमें सर्राफा जितने भी व्यापारी हैं सब बहुत परेशान हैं क्योंकि आने वाला टाइम जो है व्यापारी के लिए बहुत दुखदायी होगा। मैं तो प्रशासन से और जनता से, शासन से यही आशा करता हूँ कि वो अपना जो बदमाश इधर उधर घूम रहे हैं उन पर कंट्रोल करें और इस खिलाफों को जल्दी से जल्दी खुलासा करें। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।